नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल RSN सिंह जी। स्वागत है आपका कर्नल सिंह। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सर, आज अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा और उसने उनके जो 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं, यानी कि नाटान्स, फॉर्दो और इस्फहान, उनके तीनों के ऊपर जो बड़ा वाला बॉम्ब है GBU 57, बताते हैं कोई 30,000 पाउंड का, मतलब करीब 1.5 टन का या 1.6 टन का जो वो बॉम्ब है, वो गिराया। कोई कह रहे हैं कि फॉर्दो के ऊपर तो 6 से 12 के बीच में बताया जा रहा है और बाकी जगह 2-2। तो अब अमेरिका की फॉर्मल एंट्री हो गई है इस युद्ध में। तो अब आगे आप क्या देखते हैं, क्या सिनेरियो बनेगा? अब ईरान के पास अब क्या रास्ते हैं? अभी जहाँ तक कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय ये पता चला कि उसने इजराइल के ऊपर वापस मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। ये क्या है, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे? दीक्षित साहब, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और फॉर्मल एंट्री तो बहुत पहले हो चुकी। ये लड़ाई केवल इजराइल की नहीं थी, ये लड़ाई उससे ज्यादा अमेरिका की लड़ाई थी। इजराइल तो जिसको उसको डिस्क्राइब करते हैं ना वो कि अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर इन द मिडिल ईस्ट, वो है। वो इनके स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स, इनके मैरीटाइम इम्पेरेटिव्स, ये सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व था। तो ये तो सबकी लड़ाई थी और एक तरह से देखिए तो ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, बट इस लड़ाई में स्टेक्स तो सभी के तरह थे सर, एनर्जी के स्टेक्स थे। और ये रीजन जो है, ये जितने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं आप देखोगे तो देर इज मेडिटेरेनियन एक वाटर बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, रेड सी इन्वॉल्व है इसमें पर्शियन गल्फ इन्वॉल्व है। ये पूरा का पूरा एरिया है जो कि हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा था। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स, अगर कुछ लोग तो कहते हैं कि इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट $30 बिलियन बिकॉज द रेड सी में जो डिस्ट्रप्शन आए थे और जो अभी तक कंटिन्यू करते हैं। तो इसका हल तो निकालना ही था ना, चाहे जिस तरीके से निकाला जाए। तो जब ट्रंप साहब ने वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान से वो उन्होंने वो किया P5+1 से 2017 में, तो जाहिर सी बात थी कि आप जब किसी अरेंजमेंट से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, यू विथड्रॉ योरसेल्व्स, तो यू हैव टू पुट एन अल्टरनेट अरेंजमेंट इन प्लेस। तो अमेरिका को करना ही था। और आप बताइए कि जब उन्होंने कहा, ट्रंप ने तेहरान वासियों के कि भैया आप इवैक्यूएट कर लो वहां से, तो वो थोड़ी उनका कहने का मतलब था कि यार चले जाओ, नहीं तो इजरायली तुमको आके ठोकेंगे। दैट वाज इट मेंट दैट देयर विल बी अमेरिकन इंटरवेंशन। दूसरा चीज था कि सर, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको कि दूसरा था कि सर उन्होंने ये जो कहा कि भाई उन्होंने सारे अपने जो यूएस फैमिलीज थे वहां पे, जो बेसिस थे, उनसे विड्रॉ कर लिया। वहां पे कोई टेम्पररी परमानेंट मिला के 20 से 8 मेजर बेसिस है उनके उस रीजन में, वहां से उन्होंने वो कर ली। तीसरा, उन्होंने अभी अप्रैल में वो वहां का दौरा किए थे उन्होंने, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया का। $2 ट्रिलियन का उन्होंने डील साइन किया था। तो ये सारे इंडिकेशंस थे कि कुछ कुछ तो बड़ा होने वाला है। और सर मैं एक और बात बता दूं कि ये देखिए, हम जो ट्रंप को इतना बेवकूफ समझते हैं ना, चलिए हम लोगों की जो देयर इज अ टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ सर्टेन पीपल और सर्टेन सेगमेंट्स टू रिडिक्यूल हिम, लेकिन वो बड़ा, वो उसका अपना एक उसका प्लान होता है। उसका बोलने का तरीका, अपने कंडक्ट करने का तरीका एक अलग सा, इसलिए लोग
ये सोचते हैं कि ये हल्के फुल्के में बात कह जाता है, ऐसी बात नहीं है सर। आप देखिए हाउ सिस्टमेटिकली दे हैव गॉन अबाउट द होल थिंग। सर सबसे पहले हमास को खत्म किया इन्होंने, उसके बाद हिजबुल्लाह को खत्म किया, उसके बाद सीरिया को रेजिम चेंज किया सर, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को ठुकवाया। हो सकता है इससे आप लोग असहमत हो जो मैं कह रहा हूं, बट दीज आर ऑल लिंक्ड। ईरान का क्या था सर, उसने कहा कि भैया हमने तो एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि इससे कभी इजराइल उबर ही नहीं पाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है? रीजनल मिलिशियाज तैयार करो, प्रॉक्सीज तैयार करो। दूसरा था कि मिसाइल कैपेबिलिटी एक्वायर करो, चाइनीज की मदद से, नॉर्थ कोरिया की मदद से वो करो। तीसरा उसने कहा न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर थ्रेट। फिर बाद में ये ड्रोन्स का ये आ गया, तो कहते हैं ये सब कॉम्बिनेशन। कहा कि भाई हमारे रेजीम को इससे बिल्कुल सारे खतरे जो है वो टल गए हैं। और प्रोबेबली दे वर आल्सो गाइडेड बाय द नॉर्थ कोरिया एग्जांपल, कि नॉर्थ कोरिया में वो पागल बैठा हुआ है, देखो न्यूक्लियर वेपन लेके, उसको कोई छूता नहीं है। तो ये बड़े आश्वस्त थे सर कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे 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 हर कवच को उसका तोड़ा गया सर। और ये आसिफ मुनीर को जो वहां बुलाया गया था वॉशिंगटन में, और वो व्हाइट हाउस में जो ये लंच में, क्लोज डोर लंच में, वो एक कवच था। ये भी एक ट्रबल मेकर होगा, बिकॉज ही इज बेसिकली ये तो क्लेरिक का बेटा है। तो कुछ ऐसी कुछ खबरें होंगी, हो सकता है कुछ इनपुट्स होंगे। उसको पहले भारत तो ने नंगा कर दिया था उसको, और उसने पूरी तरह नंगा कर दिया ट्रंप ने। हाँ, पाकिस्तान को अभी तो नंगा कर दिया सर। पाकिस्तान का मैं देख रहा था कि वो शहबाज शरीफ कह रहा है कि साहब के बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमें तो आप अमेरिका की बोलिए, बात माननी पड़ेगी। इससे आप एक कंट्री को क्या नंगा कर सकते हैं सर? अभी आपके बगल में यूनिस रेजीम है, आप वहां से वकारुज्जमान को बुला लो मोदी से मीट करने के लिए, विदाउट द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या, इससे ज्यादा और बेइज्जती क्या होगी सर? और ये जो कुछ लोग यहाँ चिल्ला रहे थे हाइफरनेट करवा दिया जी, हाइफरनेट करवा दिया जी मोदी ने, ट्रंप ने बात किया। अरे जिस दिन उसने आसिफ मुनीर को बुलाया, देयर बाय इंडिकेटिंग कि भैया कोई पाकिस्तान स्टेट टू स्टेट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ क्लाइंट स्टेट ऑफ हुएवर इट मे बी यूएसए, और जिसका भी वो क्लाइंट स्टेट हो, और उसके साथ आप कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं। उसने मैसेज दिया कि भैया डिसीजन तो यही ले रहा है, पाकिस्तान के अंदर के लोगों को वो किया कि डिसीजन ये ले रहा है, यही हमको बेस देगा। हु नोज, ये जो ये गुआम से में जो बॉम्बर्स आए सर मसूरी से, और यहाँ पे आए आपके गुआम बेस में आए विथ इन फ्लाइट रिफ्यूलर्स, तो इंडिकेशन तो बिल्कुल वही था। कल परसों मैंने कल भी आपको मैंने 1 मिनट आपको रुकूंगा यहाँ पे। समाचार ये है कि ये जो गुआम का इन्होंने मिसूरी से जो आपके व्हाइट मैन एयरबेस से मिसूरी से ये जो उड़ाए थे इन्होंने, ये डाइवर्शन था। ये एक्चुअल जो जिन्होंने बॉम्बिंग की है वो अटलांटिक रूट से आए हैं और बॉम्बिंग करके वापस चले गए। शायद डिएगो गार्सिया चलेगा। हाँ, तो ये जो सर ये इनपुट मेरे पास उसमें नहीं ये था। अभी देख रहा था मैं, ब्लूमबेरी वगैरह पे चल रहा है कि दे फ्लू 37,000 किलोमीटर्स। ओह माय गॉड। तो हाँ, जो दिखाया फ्लाइट दिखाया रिफ्यूलर, इन्होंने, जानबूझ के दिखाया इन्होंने कि वो जो है वो गुआम की तरफ जा रहे हैं, और एक्चुअल जो भेजे वो दूसरी तरफ से भेजे। हाँ, वहां से उस रास्ते से कोई ऐसे हॉस्टाइल एयर डिफेंस का भी इस रास्ते से भी कोई उतना वो नहीं था।
या तो इधर से अगर रशियन टेरिटरी से अगर जाना होता है चाइनीज टेरिटरी से, तो वो एक प्रॉब्लम था कि वहां पर हॉस्टाइल एयर डिफेंस का ये था, बिकॉज आफ्टर ऑल गुआम पैसिफिक से अब अगर आप इस तरफ को जाएंगे, यू हैव टू क्रॉस ओवर चाइनीज एयर नहीं स्पेस। नहीं 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 सर, अगर आप देखें मैप में, आप कहें तो मैं हाँ। मैप शेयर कर लूँ। डू यू वांट मी टू शेयर द मैप? क्योंकि गुआम से आपको सीधे इंडियन ओशन की ऊपर आप ओवरफ्लाई करके आप ईरान पहुंच सकते हैं। चाइना कहीं दूर दूर नहीं पड़ता उसमें। मैं 1 मिनट मैप शेयर करता हूँ। आप I think कंटिन्यू रखें प्लीज। that would be a little circuitous route. मैं 1 मिनट आप कंटिन्यू रखें, मैं मैप शेयर कर देता हूँ इसी तरफ से, हाँ। उसी पे देख के आप प्लीज कंटिन्यू। So anyway, whatever it is, so this is a part of the deception plan. इसी को strategic deception कहते हैं, और ये strategic deception का हिस्सा शुरू से ही था, मतलब यूएसए। तो ये कहना गलत होगा, किसी कोई भी ये कहता है कि नहीं देवेंद्र जी। ये देखें आप, तो यहाँ पे मेरा ये कर्सर है, देख रहे हैं आप? ये गलत है, ये यहाँ पे है लगभग गुआम। तो ये गुआम आप सीधे यूनाइटेड स्टेट से आ सकते हैं बाय हवाई। नो दैट ऑफ कोर्स। ये दिखाया था बाय हवाई। ये है गुआम, ये फिलीपींस के साउथ ईस्ट में है, ये फिलीपींस के। और फिर यहाँ से यू कैन गो स्ट्रेट टू डिएगो गार्सिया एंड देन टू ईरान लाइक दिस। चाइना तो कहीं नहीं पड़ता इसमें बीच में। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट। और अगर अटलांटिक की तरफ से आना हो तो भी आप आराम से इधर से आइए, और यूरोप के ऊपर से टर्की, सीरिया, इराक के ऊपर से होते हुए सीधे ईरान आ जाइए। कहीं कहीं कोई आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अटलांटिक से तो खैर कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यू वांट टू कीप द मैप और शुड आई रिमूव द मैप? नहीं, रखे रहिए सर, क्या क्या ओके, तो ये था सर कि मैं ईरान पे फोकस कर देता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था सर कि इन्होंने कहा कि भैया हमने तो परफेक्ट फॉर्मूला, ये हो गया है, हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, हुतीज भी है, और पाकिस्तान भी शायद, पता नहीं, कुछ लोग वो कहता है, तो वो इतना झूठा तो हो नहीं सकता है। वो ईरान का जो मंत्री जो है, जिसने कहा कि हमको किसी तरह का वादा किया था इसने पाकिस्तान में, तो वो भी एक फैक्टर है। तो सर ये देखिए, पूरे उसमें अभी क्या है कि अगर आप कहेंगे कि एक सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसका हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान रशिया और चाइना का है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता, तो शायद इतना, मतलब ये एक मुश्किल और बढ़ जाती। रशिया यूक्रेन वॉर के आड़ में फिर जो रशियन प्रेजेंस जो सीरिया में था, उसको खत्म किया गया। नहीं तो अदरवाइज इट वाज अ वेरी, वो एक प्लेयर तो था ही उस रीजन में, और एक सिग्निफिकेंट प्लेयर। दीक्षित साहब, मैं आपको बता दूं कि यही चीज टू कंटेन और सर्कमस्क्राइब ईरान, ओबामा ने एक दूसरी नीति अपनाई थी। उसने कहा कि भाई ईरानियन के पास शिया प्रॉक्सीज हैं, जैसे हिजबुल्ला, और ये आपके सीरियंस जो है हुतीज हैं। कहता कि इस रीजन में सुन्नी प्रॉक्सी तैयार करो।
और उसके तहत उसने ये आईसिस बनाया सर, ओबामा ने, कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये वहां पे रेजिम चेंज भी कर देंगे। तो इट वाज द रशियंस हु एक्चुअली, जिसने ये आईसिस के प्रोग्राम को, वो जो कैलिफेट को है, दे बॉम्ब देम आउट ऑफ शेप एक्चुअली। बाद में वो दिखावे के लिए वो भी जुड़े, लेकिन एक्चुअल कंटेस्ट जो किया था वो रशिया ने किया था। तो बाइडन, ये सॉरी, ओबामा ने भी अपने तरीके से इसको ट्राई किया था, लेकिन ट्रम्प वाज मोर फोर्थ राइट। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हम इसको नहीं मानते, ये जो पुरानी जो न्यूक्लियर डील हुई है इसमें ना कोई मिसाइल को केटर किया गया है, और ना ही कोई ऐसा प्रोविजन है कि जिसको हम, मतलब कि इट जस्ट इट इग्नोर्स द रोल ऑफ प्रॉक्सीज क्रिएटेड बाय ईरान। तो टू दैट एक्सटेंट ट्रम्प वाज राइट। उसके बाद सर ये देखिए कि उस पूरे इलाके में 16 मुस्लिम देश हैं सर, और तुर्की, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, सर एक इसके फेवर में नहीं आया। मतलब सॉरी, नॉट द करेक्ट थिंग टू से, मतलब किसी ने फिजिकली, भौतिक रूप से किसी ने इसकी मदद नहीं की है सर। और ये देखिए, ये अभी इस्तांबुल में 51st फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और उसमें तुर्की ने भी बड़ी आवाजें लगाई हैं सर। आवाज लगाई कि हम मुस्लिम वर्ल्ड का चैंपियन होने का हम वादा करते हैं। ये समस्या केवल पूरे रीजन में और किसी का नहीं है, ना तो लेबनान का है, ना पैलेस्टाइन का है। ये समस्या केवल, ना सीरिया का, ये समस्या केवल इजराइल का है। अरब लीग वालों ने भी, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक अलग मीटिंग की, बोला ये हमारे ये वायलेशन है सॉवरेनिटी का, एक यूएन मेंबर के सॉवरेनिटी का, ये इत्यादि इत्यादि बातें। तो किसी ने कोई वो नहीं किया, जिसको बस ये एक मौखिक रूप से जो भी बयान आए, बस वही तक वो सीमित थे। सो दैट इज व्हाई आई से कि जब आपने पूछा कि अभी ऑप्शन क्या है, दे आर टोटली आइसोलेटेड। मैं कह रहा था कि चाइना चाइना सबसे बड़ा लूजर है। इसके जो इंक्रीजिंग फुटप्रिंट्स थे चाइना के इस रीजन में, वो वो बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो गए हैं इसके कारण। और अमेरिका का जो प्रेजेंस था सर, वो एक साइलेंट रिंग वाज ऑलवेज अराउंड ईरान। जो यूएस जो अमेरिकन प्रेजेंस है उस रीजन में, कोई कैजुअल प्रेजेंस नहीं है वहां पे। ओवर द डिकेड्स उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, ग्रिड ऑफ बेसिस। और आपको मालूम है जब 8 उसमें से मेजर है, जब बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो और कतर का जो अल उदैद बेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ये कहना कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर जो उस रीजन में है सर, सिक्योरिटी की आर्किटेक्चर ये अमेरिका का, वो है दीज बेसिस प्लस इजराइल प्लस दीज बेसिस। ये अभी ये जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है। अब इसको इसको भेदना इतना आसान नहीं है। और बाकी आपको मैंने बताया कि भाई अभी जो इन्होंने नतंज, इसाफान और फोर्दो को जो हिट किया, ये कई दिन से इसको हिट कर रहे हैं, बाकी दोनों को तो। और ऐसा नहीं है कि इजरायलीज को एक्सपीरियंस नहीं था इसका। पहले भी सीरिया में उन्होंने कमांडो एक्शन करके उन्होंने वहाँ के जो न्यूक्लियर प्लांट जो था उस पर
उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ था। और जहां तक डेप्थ में करने की बात है तो नसरुल्लाह को तो मारा ही था ना सर, वो भी 20 हाँ मीटर हाँ हाँ, अंडरग्राउंड था। बिल्कुल। ही वॉज अंडर 20 मीटर्स अंडरग्राउंड, और वो उन्होंने BLU 109 बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जो कि एक्चुअली पेनिट्रेट कर सकता है ओनली 2 to 3 मीटर्स। तो कई दर्जन बॉम्ब गिराए वहां पर, और उसको मारने में कामयाब हो गए। तो अब देखिए ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो फोर्दो वाला। अब फोर्दो का ये था कि वो और गहराई में था, तो इसलिए वो GBU-57 बॉम्ब की जरूरत थी। B2 बॉम्बर उसका सबसे सूटेबल प्लेटफॉर्म था। तो एक ये इजराइल के जो एम्बेसडर हैं नेपाल में, ठीक है, ये सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्होंने ये कहा था कि ये लड़ाई जो है, ये इसमें सबसे क्रिटिकल चीज है वो फोर्दो। और उन्होंने कहा कि ये जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होता है, ये लड़ाई बड़े मुश्किल दौर से तब तक मतलब ये गुजरेगी, इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और आपके दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, जो ये लेटर जो है, यशियल लेटर इज द US एम्बेसडर इन वॉशिंगटन। और कैसे इनके स्ट्रेटेजिक संबंध हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दीक्षित साहब, कि अभी तक इजराइल के 4 ऐसे एम्बेसडर हुए हैं, एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, हु हैव बीन अमेरिकन सिटीजन्स। ओके, अमेरिकन ठीक है सिटीजन्स सर। को भी एम्बेसडर बनाते हैं? ग्रेट। जी सर। और एक तो नेचुरलाइज था, मोशे एरेन, वो 82 to 83 जो एम्बेसडर था, ही वाज ए नेचुरलाइज सिटीजन। माइकल ओरेन, 2009 to 13, ये भी वहां पे रह चुके हैं। रॉड डर्मर, ये सब 8 साल रहे, 2013 से 2021 तक सर। ये भी अमेरिकन बॉर्न इजरायली ये था सर। और ही टू वाज एन अमेरिकन सिटीजन। एंड जो प्रेजेंट वन है, ही वाज आल्सो born in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर। तो ये डुअल सिटीजनशिप वाला है, इन पे एप्लीकेबल होता है। इनको, जिसके पास भी डुअल सिटीजनशिप है, उसको फॉरेन फॉरेन सिटीजन नहीं कंसिडर किया जाता है। एंड इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटी सर्विस लॉ जो है वहां पे, इनको अगर कॉन्स्क्रिप्शन हो तो अमेरिकन मिलिट्री में इनको सेवाएं भी देनी होती। सो दैट इज, ये इस बात को लोग समझ जैसे। तो ये तो पहले से ही आ रहा था कि जो ये कह रहे थे कि इजरायलीज ने, एक मैरिव एक न्यूज़पेपर है इजराइल का, उसने कहा कि हमको ये ट्रंप द्वारा जो 2 हफ्ते की समय सीमा जो है, डेडलाइन है, वो हमको मंजूर नहीं है। और अगर इसमें कोई, अगर ये हम इतने दिन इंतजार नहीं करेंगे और एक खास विलंब के बाद हम यूनिलैटरल एक्शन लेंगे। अब ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का प्लान था या क्या था, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा वहां के अखबार रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमला तो होने ही वाला था इस पे। और अब आप कुछ जानना चाहेंगे तो हमसे मैं ये इसमें जो है विशेष रूप से एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो इन्होंने जो किया है, इससे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा है क्या? या वो अर्थक्वेक्स का खतरा है क्या? जिस प्रकार से अर्थक्वेक्स हमने देखे पाकिस्तान में और आस-पास, जब इंडिया ने उनके किराना हिल्स और जो अदर न्यूक्लियर साइट्स थी उनको हिट किया।
एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि इनके पास, ठीक है, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन इनके पास फिसाइल मटेरियल तो है, तो ये डर्टी बॉम्ब चला सकते हैं क्या? सर वही सवाल ये उठता है कि इनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, क्या है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है? मुझे इसके बारे में काफी संदेह है। दूसरा ये तो सर लगभग मुझे इम्पॉसिबल है कि सारा एनरिच्ड यूरेनियम डिस्ट्रॉय हो जाए। हम ये मान सकते हैं कि जो वेपन ग्रेड यूरेनियम जो इन्होंने इस्फहान में कर रखा था, तो इस्फहान को भी हिट किया है, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम अगर मान लीजिए, हम मान लें एक बार को कि वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, फिर भी यूरेनियम तो है ना इनके पास, कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं तो कोई पेलेट्स इन्होंने छुपा वो के रखे होंगे। वो एक समस्या है। हाँ। उससे डर्टी दूसरी बॉम्ब तो बन ही चीज सकता है, जी, उससे डर्टी बॉम्ब तो बन ही सकता है ना, वो डर्टी बॉम्ब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और दूसरी बात दर्शकों क्या है को मैं सर बता कि दूं डर्टी बॉम्ब क्या होता है, दर्शकों को हम्म, संभवतः पता नहीं हो। डर्टी बॉम्ब ये होता है जो उसमें फिसाइल मटेरियल रख के या रेडियो एक्टिव मटेरियल रख के और उसको दूसरे माध्यम से डेटोनेट कर दिया जाता है, तो वो जो रेडियो एक्टिविटी है वो चारों तरफ फैल जाती है, उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो पूरा कंटेमिनेट कर देती है एरिया। जी। नहीं, मैं कह रहा था कि वो ये सारी समस्याएं हैं, और कुछ ये चीजें हैं, मेरी अपनी ये सोच है और समझ है कि ये दुनिया से कई चीजें छिपाई जाती हैं। जो पाकिस्तान में हुआ, मैं बहुत सारे पैरेलल्स देखता हूँ, अर्थक्वेक ये हुआ भाई, इस तरह के आर्गुमेंट्स एडवांस किए जा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं था, ये तो ऐसे ही हुआ था। लेकिन दोनों में बहुत सारे पैरेलल्स हैं, और ये डिटेल्स आपको कभी भी इसकी हकीकत शायद अभी फिलहाल तो नहीं मालूम होगी, क्योंकि हमारे बाजू में पाकिस्तान है, उसके बारे में अभी तक पूरी आपको पुख्ता खबर नहीं है। जी हाँ। भाई रेडिएशन लेवल्स की बात है, वहां तो जहाज घूम रहे थे, वो भी डिनाई कर रहे थे लोग कि नहीं नहीं कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। आईएई जो है, आईएई वो कह रहा था कि भैया ये रेडिएशन नहीं हुआ है यार, द वेपन साइट्स आर नॉट कवर्ड बाय द आईएई एग्रीमेंट। तो ये हम कैसे मान ले आईएई का कहना कि वहां पे कोई रेडिएशन वहां पे नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमेशा ये मेंटेन करेंगे अगर हुआ भी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है भाई कि आपने देखिए ठोक दिया, कूटनीति भी तो एक रास्ता था, बातचीत भी एक रास्ता था, आपने ठोक दिया, रेडिएशन हो गया, लोग हिरोशिमा नागासाकी की तरह याद करें, चर्नोबिल में क्या हुआ था याद करें, ये सब चीज तो वो कलंक कौन लेना चाहता है अपने पे? सो आई फील दैट द ट्रूथ विल नॉट कम आउट। तो एक ये है। दूसरा सर इसका ये है कि डर्टी बॉम्ब का हमेशा, हाँ, कि कोई हमको पाकिस्तान से भी, अब कोई मानता हो या ना मानता हो, आप लोग सभी, मैंने आपके साथ कई प्रोग्राम किया है, आपने भी मुझे कहा था ये बात, और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि पाकिस्तान नेवर हैड कंट्रोल ओवर इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, कर तो हम इस बात को हम नहीं समझ ये पाते थे ये तो यूएस का कि स्टोरेज नहीं। का, जैसे इसने नेटो कंट्रीज में स्टोरेज कर रखे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स, वैसे ही पाकिस्तान में जी कर रखे हैं। जी जी। तो हम इस बात को ये समझते थे कि इनके पास ये नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स। अब और एक्सपोज कर दिया हमने, इन्होंने कुछ जी, अब हमने एक्सपोज कर दिया कि नहीं है इनके हाँ, पास कंट्रोल। वो एक्सपोज कर दिया सर हमने। तो ये इनके पास ये एक बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है। मैं उस समय इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएट एडिटर था। उस समय वो भरत वर्मा था एडिटर। सो सिंस आई हैड रिटन अ बुक फॉर ओआरएफ एंड ही हैड पब्लिश्ड बोथ द बुक्स, तो उसने मेरे को कहा था कि मेरे को ये जर्नल चलाने में थोड़ी मदद कर दो। तो एक्चुअली वर्चुअली आई वाज द एडिटर ऑफ दैट। तो मुझे भरत वर्मा ने एक बार एक बात कही थी कि आज से कोई
1.5 decades ago कि एक ईरानियन जो डिफेंस अटैची आया था उनके ऑफिस और उसने कुछ मॉडल दिखाया और बोला कि यार ये ट्रिगर असेंबली है, कुछ मदद कर सकते हो ये? जी। इतना मुझे याद है, ठीक है ना? हम्म। तो सर क्या है कि आपको एक बात मैं बताऊं कि आपके दर्शक इस बात को अब समझ लें कि ये रेजिम किसने लाया था सर, किसने अशर इन किया था? अमेरिकन ने। हाँ, अमेरिकन से इमरान खान शाह को शाह हैड बिकम वेरी अनपॉपुलर। खमैनी जो था वो फ्रांस में था, उसको लेके यहाँ पे आए। उन्होंने कहा यार ये यहाँ पे जो टुडे पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ईरान में, वो बड़ी काफी मतलब उसका वर्चस्व था। शाह ने हालांकि हैड मैसिव क्रैकडाउन किया था। शाह हैड बिकम वेरी अनपॉपुलर। बोला इसको ले आओ, इसको हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये इस्लाम से हमको क्या लेना देना है? ये इस्लाम सबसे बड़ा वो है, ये सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा काट है तो इस्लाम है। तो आप देखोगे कि इसको ले आए और 80 to 89 इसको लड़वाते रहे इराक के साथ। और ईरान को इजराइल भी सप्लाई करता था आर्म्स, अमेरिकन आर्म्स, ठीक है। और अमेरिका इजराइल को भी, सॉरी, इराक को भी देता था। तो वो जो पीरियड था सर 80 to 88, ये अफगान थिएटर में क्या हो रहा था सर? सुन्नियों को लड़वाया जा रहा था सोवियत ट्रूप्स के खिलाफ। अगेन दैट सेम पीरियड, ऑलमोस्ट 80 to 88 और 79 to 88। तो ये जो एक वो जो लड़ाई जो थी ना सर, वो खत्म हो गई। दैट फेज वाज ओवर। तो धीरे 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 ये जितने स्ट्रक्चर तैयार किए थे, सदाम को निकाला। ये पहली बार नहीं हो पाए 1991 में पहली गल्फ वॉर में, फिर दूसरे गल्फ वॉर तक को इसको हटा दिया, गद्दाफी को उधर खत्म किया। इसका नंबर तो आना ही था सर। और कोई भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि खमैनी had no feelings whatsoever about ईरान। ये केवल रेजीम ओरिएंटेड आदमी था। इसकी सारी पॉलिसीज जो थी, इसका सारा अप्रोच जो था टुवर्ड्स टुवर्ड्स द कंट्री एंड नेशन बिल्डिंग, इट वाज एंटायरली रेजीम ओरिएंटेड। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तो क्यों तैयार करता सर पैरेलल आर्म फोर्स? और जब आप इस तरह की पैरेलल आर्म फोर्स ये करते हो, जब आप लोगों को एक क्रांति के नाम पर आप उनके लोगों के पर्सनल लाइफ तबाह करना शुरू कर देते हो सर, कितना पॉपुलर होगा ये रेजिम सर? तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं एक वैक्यूम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आपको मैं बता रहा हूं, हमारे मित्र लोग जो वहां पे गए हैं, जो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वहां पर काम किया है, वो कहते हैं कि जो हिंटरलैंड है ईरान का, इट हैज ऑलरेडी, आई मीन इट इज, एक तरह से उसने ये इस्लाम वो छोड़ चुके हैं। दे आर गोइंग बैक टू जोरेस्ट्रियनिज्म। तो इसके बाद सर बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आएगा। अब आप पूछेंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा आपका चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे। देयर विल बी ग्रेटर फोकस ऑन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसके पूरा एनर्जी जो है सर उसका रिकॉन्फ़िगरेशन होगा सर। इसका असर ये होगा कि आगे कोई भी जो न्यूक्लियर एम्बिशन वाला स्टेट है, उनको अपने एम्बिशंस को ड्रास्टिकली करना होगा सर। इसका असर ये होगा कि मुझे तो लगता है कि इसके बाद जो पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो आर्टिक की तरफ जाएगा सर। और इसका असर ये होगा सर कि ये जो देखिए, द चाइनीज पाकिस्तान के भी काम नहीं आ सके जब हमने ठोका, और अब जब ईरान ने ठुका उसके भी वो काम नहीं आ सके।
चाइनीज तो लेम डक है, वो इस मौके का फायदा उठा के ताइवान का भी कुछ नहीं कर सके। हाँ तो वही, वो सवाल तो ये है कि यार तुम तो ताइवान का भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो एक तरह से जो चाइनीज का इमेज जो है वो तो थोड़ा नहीं, काफी डिफ्लेट हो गया ना सर इससे। और सबसे बड़ा चीज होगा कि इसके बाद से अब ट्रंप को लोग बहुत सीरियसली लेंगे सर। तो इसके कई रैमिफिकेशंस है। इस पर हम एक शायद मे बी आफ्टर ए वीक और सो वी कैन डू अनदर प्रोग्राम ऑन दिस, बिकॉज ये पूरा, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक तरह से, इसको क्या बोले मैं, ये जेनरेशनल रिकैलिब्रेशन है ये जियोपॉलिटिक्स का। तो अपनी बात में यही देखिए, समाप्त जो करता हूं सर। 1970 मेरी तरफ से कुछ प्रश्न है वो पूछ रहा हूँ मैं, और अभी इसमें पाकिस्तान का रोल भी डिस्कस होना बाकी है कि 1979 से जो एक मुस्लिम उम्मा में एक जोश आया था इरानियन रेवोल्यूशन के बाद, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपने द सीज ऑफ मक्का में देखा था, और उसका इम्पैक्ट आपने अरब कंट्रीज़ में देखा था, जब अरब कंट्रीज़ जो थीं वो अचानक जो थीं वो ज़्यादा इस्लामी बनने का प्रयास करने लगी टू कम्पीट विद ईरान। आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं जनरेशनल रिकैलिब्रेशन है, तो ये जो है विद द राइज ऑफ एक एंटी इस्लाम फीलिंग विद इन ईरान, तो ये जो है ये पूरा जो इरानियन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था ये समाप्त होना आरंभ होगा क्या पूरी दुनिया में, जो इसने बर्बाद किया था पूरी दुनिया को इस्लामिज्म बढ़ा के? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और 1979 की जब आप जिक्र करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। आई वाज ऑलमोस्ट inclined to write a book, the year that was 1979. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाटरशेड, मैं तो उसको एक वाटरशेड ईयर जी मानता हूँ। जी जी जी। तो हुआ क्या सर कि 1979 में खोमैनी को लाया गया, शाह को हटाया गया। तो वहां से उसने वो शिया रेवोल्यूशन उसने शुरू किया। शिया रेवोल्यूशन शुरू करने के बाद उसने उसको एक्सपोर्ट करने का ये बात कहने लगा। तब तक क्या हुआ था कि 70 इस या नाउ अगर आप देखेंगे तो ये पूरे जो मिडिल ईस्ट है या उसका एक नदन पोर्शन है। नदन पोर्शन आप देखोगे तो ईरान, इराक, सीरिया, वो वाला है, इजराइल। और सदर्न पोर्शन में आपका ये सारे ये गल्फ स्टेट्स जो आते हैं, सऊदी अरेबिया, ये सारे यूएई, ये बहरीन, ये सदर्न पोर्शन। तो वहां पर वो जो शिया नैरेटिव उसने शुरू कर दिया, ईरान, इराक, वो सीरिया वाले में से, फिर ये आपस में लड़ने लगे। तो वहां पे शिया रेडिकलिज्म शुरू हुआ। उसके नीचे इसने फिर सुन्नी रेडिकलिज्म इन्होंने तैयार करना शुरू किया। और वो सुन्नी रेडिकलाइजेशन इसलिए था क्योंकि ये उनको मैनिपुलेट करना इनके लिए आसान था, अमेरिकन के लिए, क्योंकि वो कैंप डेविड जो अकॉर्ड हुआ ना सर 1978 में, उसके बाद से जो अरब रेजिस्टेंस या टू इजराइल जो था वो खत्म ही हो गया एक तरह से। भाई वहां पे सदात था, बेगिन था, और ये आपका उस समय जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, ये तीनों के बीच में हुआ। अब इजरायलीज ने कहा यार कि ये सबसे बड़ा बदमाश तो ये इजिप्ट है, इसके साथ यही जब शांति के लिए तैयार है तो खत्म है। दैट इज व्हाट हैपेंड। द अरब कंट्रीज डिड नॉट लाइक इट कि इसने तो बेच दिया, लेकिन एक्सेप्ट फॉर असैसिनेटिंग अनवर सदात वो कुछ नहीं कर पाया। तो ये वाले जो जो
जो नीचे वाला हाफ जो था उसको इस्तेमाल किया फिर टू फाइट सोवियत यूनियन इन दी बैटलफील्ड्स ऑफ अफगानिस्तान। जैसे ही हमला किया सोवियत यूनियन ने, ब्रेजनेस्की जो था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने जाके कहा कि जिमी कार्टर को कि हियर इज योर वियतनाम। ठीक है, हो गया। तो ये फिर जब ये खत्म हो गया सर, ये 80-90s के बाद, तो इसने कहा यार अब तो इराक के भी साथ लड़ाई नहीं ना, हाउ डू आई सस्टेन माय रेजिम। तब इसने वो एंटी जर्निज्म और एंटी इजराइल का ये इसने वो रेटरिक जो है उसको रैचेट कर दिया इसने। He invented an enemy out of Israel, sitting 1600-1700 kilometers away. तो ये मैं बोला ऊपर वाले हाफ में शिया, नीचे वाले हाफ में सुन्नी वाला। ठीक है, नीचे वाले हाफ में तो आप देख ही रहे हो क्या बदलाव ला रहा है प्रिंस सलमान जो है, आपको देख ही रहे हो वहां पर यूएई में क्या हो रहा है सर। वो न्यूयॉर्क सिटी बनाने की बात हो रही है, तरह तरह के मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं सर। तो अब क्या होगा सर कि ऊपर वाले हाफ में भी यही आपको देखने को मिलेगा सर। सो टू दैट एक्सटेंट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जो इस्लामिक वर्ल्ड है इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अगर जैसा आपने, मैं कह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वहां पे ईरान में। फर्स्टली ईरान नेवर डिजर्व्ड इस्लाम, आई कैन टेल यू दैट मच सर। अभी आपको मैं बताता हूं, लोग ईरान के एक रूलर होते थे साइरस द ग्रेट। ठीक है सर, उनका एक सिलेंडर, साइरस सिलेंडर नाम की एक वो है, एक आर्टिफैक्ट है हिस्टोरी, वो लंदन के म्यूजियम में थी। उस सिलेंडर में देयर आर सम कमांडमेंट्स गिवन, डूज एंड डोंट्स, और कहते हैं कि दुनिया का वो सबसे पहला ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट है, एक तरह से आप उसको कहें। तो वो अभी लाया गया था ईरान में। यू कैन नॉट इमेजिन द नंबर ऑफ फुटफॉल्स उसको देखने के लिए। दूसरा, वहां बच्चों के नाम अब इस्लाम के ऊपर लोग नहीं रख रहे हैं सर, वो प्री इस्लाम वाले पीरियड के नाम पे रख रहे हैं। तीसरा, आपको मैं भी बता दूं कि इवन शाह ऑफ ईरान वो कभी इस्लामिक आइडेंटिटी पे एम्फेसिस नहीं डालता था सर। वो प्री इस्लाम के उसमें वो एम्फेसिस, प्री इस्लाम सिंबल्स और उस पे वो चर्चा ज्यादा वो करता था, एम्फेसाइज करता था उस पे। जिसके कारण क्या हुआ, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के समय में वो कहता था कि इसने तो ये इस्लाम को ही ये खत्म कर रहा है। सो वी आर अगेन गेटिंग बैक टू द सेम फेज। बट दिस टाइम व्हाट विल हैपन इज कि जो मैंने बात की शिया वर्ल्ड और सुन्नी वर्ल्ड की, ये अपने आप को, बाय द वे, सऊदी अरेबिया सुन्नी नेशनलिज्म का अपने आप को पिवट समझता था, और ईरान वो शिया नेशनलिज्म को अपने आप को पिवट समझता था। इसमें तो फर्क पड़ेगा, इसमें तो फर्क पड़ेगा। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, ठीक है ना, कुछ जो ये जमायते इस्लामी टाइप के, और इनका भी अगर ओरिएंटेशन ये खुद नहीं बदलते हैं तो उनका ओरिएंटेशन हमको बदलना पड़ेगा सर, अगर हमको इनको महफूज रखना है तो। सो मतलब देश को महफूज रखना है तो जी। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर का विरोध आरंभ हो गया है। और ना केवल ये कि जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान है, वो भी मुल्ला मुनीर का विरोध करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो इससे तो ये लगता है कि साहब की जो उम्मत थी, जिसको अरबिक में उम्मा कहते हैं, तो उम्मा में बड़ा डिस्क्वाइट है। उनको लग रहा था कि वो पूरे विश्व को एक बार तो फ़तह कर लेंगे ईरान के माध्यम से, और उसके बाद फिर अपना जो बचेगा शिया सुन्नी वो बाद में निपटते रहेंगे। लेकिन अब तो उनको लग रहा है कि साहब ये सारा गड़बड़ हो गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कश्मीर से लेके और यूएस तक सारे के सारे पाकिस्तान को कंडेम कर रहे हैं इस समय।
पहली बात की वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है सर, यू कैन नॉट विश अवे द पॉलिटिकल क्लास। जहां भी इलेक्शंस होंगे वहां पॉलिटिकल क्लास तैयार होगा, चाहे उसमें हाउ एवर यू नो वीक इट में बी, लेकिन पॉलिटिकल क्लास होता है। और बाकी भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स ने अपना, आपको मालूम है कि किस रिस्पेक्ट में और कितना वो दे यूज्ड टू कॉल द शॉट्स। बट ये तो हद हो गई सर, ये तो हद हो गई। जो ये आसिम मुनीर को बुलाया ना सर, ये तो इसने कहा कि तुम्हारी डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी है और तुम्हारा मुल्क देखो इसी के लायक है। दैट इज व्हाट द मैसेज इज गिवन। और दिस इडियट वेंट ऑल्सो। और ये ऐसे नहीं गया होगा सर, इसको ब्लैकमेल किया होगा कि देख तेरे को तो बचा के रखा हुआ है, भारत ने ठुका, ऐसे ही तेरे को लोग कपड़े फाड़ के तेरे को अपने लोग तेरे को लिंच कर देते, तो फील्ड मार्शल बना दिया, उसको लेकर मनवा दिया और फिर उसको ये किया। तो वो पॉलिटिकल क्लास इसके अगेंस्ट तो हो गया है सर। दूसरा है ये जो आपके तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे, ये है, वो तो पहले ही कहते थे कि ये एक जो चीज फौज है। एक मिनट आपको थोड़ा सा सूचना दे रहा हूँ कि इसने कल एक कोई तकरीर की, मुल्ला मुनीर ने, और उसमें ये कहा कि साहब कि ऐसा है कि कोई कुत्ता भी अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको हमें साथ देना चाहिए। ये तो इसका हाल है। जस्ट इमेजिन, ये आर्मी चीफ की भाषा है। और वहां जाके ये अमेरिका में बोलता है किसी मीटिंग में कि ये क्या ये लगे हुए हैं यूक्रेन के पीछे, जहां 400-500 मिलियन डॉलर के रेयर अर्थ वगैरह है। कहता हमारे पास आओ, हमारे पास ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। और अप्रैल में सर, आपको मैं बता दूं, आई हैव गॉट इट रिटन समवेयर, ये 2 यूएस ऑफिशियल्स आए थे अप्रैल में, जब टेंशन उस समय काफी हाई चल रहे थे, और वो आए और उन्होंने पूरा ये मिनरल्स के बारे में बातचीत की। एंड आई फाउंड इट क्वाइट अम्यूजिंग कि मिनरल्स को लेके वो आर्मी चीफ से भी मिले। एक का नाम मेयर था, और आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, टू इंपॉर्टेंट विजिट्स हैड टेकन प्लेस। तो ये कहता है कि वहां जाके कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, हम हमारे पास आओ ना, हम आपको देंगे। अब मुझे ये लग रहा है सर कि ये सोचने वाली बात है कि ये चाइनीज का इस पर क्या रिएक्शन होगा। वो तो कह रहे हैं सर पाकिस्तान इज गॉन। और जिन लोगों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया उसने क्रिप्टो जी और मिनरल के जी, सहारे उसने गिरवी रख दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट में और कुछ लोग जो इसका जैसे, क्रेडिट मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर को जाना चाहिए। जी जी जी, ये है सर, मेयर आया था सर, उसका नाम था मेयर, ये। और ये आसिम मुनीर से मिला था सर, यूएस ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, उसका ये हेड है। हिज नेम इज एरिक मेयर, ठीक है ना सर। और सर उसके बाद एक कांग्रेशनल डेलीगेशन भी आई। उसके बाद मार्को रूबियो ने इसी के बारे में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया इस इशाक डर से। ये सब हो रहा है जबकि इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रहे थे। तो ये एक सिलसिला तो बहुत दिन से चल रहा था इसका। मेरा क्या कहना है इसमें कि देखिए ये जो पाकिस्तान को तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो, तो पॉलिटिकल क्लास की मैं बात कर रहा था, वो अगेंस्ट हो गया। पॉलिटिकल क्लास में जो इमरान खान है, उसकी पार्टी पहले ही से ये आपको मालूम है कितना नफरत करती है उससे। अभी ये अमेरिकन सॉइल पे था, वहां भी उन्होंने
प्रोटेस्ट किए। और दूसरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, वो तो कहते कि इन फौजियों ने पहले हमको इस्तेमाल किया, फिर अमेरिका से हमको पिटवाया। अफगान तालिबान कहता है कि भैया इससे अच्छा है कि अमेरिकन से हम डायरेक्टली क्यों नहीं डील करें यार, कि हम तुम्हारे थ्रू डील करें। तो वो कतर में जाके, सो ऑन द होल व्हाट हैज हैपेंड इज कि एज एन इंस्टीट्यूशन जो पाक मिलिट्री जो है उसका बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। और इसको अगर आप कंपेयर करें मोदी की लीडरशिप से और पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान सिविलियन लीडरशिप से, तो दे कम आउट वेरी पुअरली इन कंपैरिजन। बिल्कुल 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 सही कह। और आप अपने स्टेचर देखें ना सर, मैं कहता हूं कि जस्ट बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, ये क्राइसिस में हमने अपने लोगों को इवैक्यूएट कराया ईरान से, हमने इवैक्यूएट कराया इजराइल से, श्रीलंका और नेपाल वालों को भी किया, बांग्लादेश वालों को नहीं किया। श्रीलंका और नेपाल वालों को भी इवैक्यूएट किया, बांग्लादेश वालों को नहीं किया। सर ये है, ये आपका स्टेचर है दुनिया में, दिस इज योर स्टेचर। उड़ीसा में जाके मोदी साहब कहते हैं कि भाई ट्रंप ने मुझे बुलाया, मैंने जिद करके बुलाया, जिद करके बुलाया, जिद करके बुलाया, बड़ा जिद की, आओ आओ, ठुकरा दिया है। ये आपका स्टेचर है सर, ये आपका जियोपॉलिटिकल हेफ्ट है। इसको नजरअंदाज करने की गलती ना करे। सो ऑन द होल, और सबसे बड़ी चीज है कि आज पुतिन भी हमसे, देखिए पुतिन से भी प्रेम है। ईरान रेजिम को जाते जाते उनका देयर वाज नो हाइटस बिटवीन अस एंड द प्रेजेंट जो अभी तक जो ईरानियन रेजिम है उससे, वी आर वेरी क्लोज टू द इजरायलीज एज वेल, वी आर वेरी क्लोज टू द साउदीज, वी आर वेरी क्लोज टू द यूएई। और क्या सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। बाकी ये टुच्चे वुच्चे यूनुस को छोड़ दीजिए सर, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये टुच्चे यूनुस को। और जैसा आपने कहा चाइना तो इज मिसिंग इन एक्शन, और उसके मिसिंग इन एक्शन से मेरे ख्याल से पिछले 2-1 महीने में जितना उसने अपनी इम्पोर्टेंस खोई है, तो जितनी उसने बनाई थी पिछले 30-40 साल में, वो पिछले 3-4 महीनों में खो दी है। जी। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी जरूर मैं मतलब जिक्र करना चाहूंगा कि इजराइल ने हमसे काफी कुछ लेसन्स लर्न किए सर, हमारे ऑपरेशन सिंदूर से। करेक्ट। आपने देखा होगा कि देयर आर मेनी पैरेलल्स, और आने वाले दिनों में, बट देयर इज अ एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। वो 1600 किलोमीटर दूर वो टारगेट कर रहा था, और 1600 किलोमीटर दूर उसने क्या एपरेटस बनाई हुई थी, अपने इंटेलिजेंस एपरेटस, क्या नेटवर्क था, क्या ग्रिड था। अगर वहां के लोगों का सहयोग नहीं अगर होता, तो इतना इलेबोरेट ग्रिड नहीं बनाया जा सकता है सर 1600 किलोमीटर दूर। ये हमको एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। जी, तो आइए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल RSN सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।